आज की इस वीडियो में आपको हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आए हैं, बट इसमें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी नई शिक्षा नई नीति को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग का जो आपको जैसा कि मालूम होगा हमारे इंडियन गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। या तो हम एक स्टूडेंट है तो, या हम कोई एक पेरेंट है, या किसी स्टूडेंट का भाई है, दोस्त है, तो हमें इस पॉलिसी को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस पॉलिसी को समझेंगे तो ही हम अच्छे से किसी को गाइड कर पाएंगे, बता पाएंगे, अपने भाई को, अपने दोस्त को, किसी को भी, एवरीबडी। तो चलिए इसी को आज हम समझते हैं, शुरू करते हैं। देखिए आज हम पहले जो हम लोग पढ़ते थे 10+2 फार्मूला को लागू करके पढ़ते थे। 10+2 फार्मूला, ये जो 10+2 देख रहे हैं ये हम लोग का ऑड फार्मूला था। ये 10+2 पहले हम लोग पढ़ते थे। ये 10+2 फार्मूला हम लोग पहले पढ़ते थे। अब हम लोग 10+2 फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, ये अब हमको नहीं पढ़ना है। 10+2 फार्मूला अब हम लोगों को पढ़ना नहीं है। इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे, 5+3+3+4 पढ़ेंगे। तो इसमें 5+3+3+4 में क्या क्या आपको ऐड है और क्या क्या चीज़ नहीं है, और ये भी आपको हम बताएंगे कि इसमें एक स्टूडेंट को स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या स्टूडेंट के फेवर में अच्छा है और क्या स्टूडेंट के फेवर में गलत है, यानी उसके लिए अच्छा नहीं है। वो दोनों बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों बातों को आपको हम बताएंगे अपने एक्सपीरियंस अनुसार। देखिए तो जो सबसे पहला 5 इयर्स जो हम लोग को होगा, जैसे आप देख रहे हैं 5+3+3+4, तो जो सबसे पहला 5 इयर्स होगा उसको फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा, उसको फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप कोई अपना घर बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन यानी उसका नींव अगर मजबूत है तो ही उसके ऊपर आपका घर लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा। यानी किसी भी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन स्ट्रांग है तो ही वो स्ट्रक्चर का लॉन्ग लाइफ होता है, नहीं तो उसका लॉन्ग लाइफ नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग को 5 इयर्स जो होगा वो फाउंडेशन स्टेज में इसको बांटा गया है। और उसमें से 5 ईयर में से हम लोग जो 3 इयर्स पढ़ेंगे, हम लोग 3 इयर्स पढ़ेंगे, उसमें 3 इयर्स जो हम लोग का कहलाएगा प्री प्राइमरी। ये 3 इयर्स जो कहलाएगा ये प्री प्राइमरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्री प्राइमरी कहलाएगा। प्री प्राइमरी का है तो सॉरी प्री प्राइमरी, तो जो प्री प्राइमरी का है तो प्री प्राइमरी में हम लोग का आता है नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी आता है, यानी 3 क्लास आता है। तो वही 3 इयर्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा और इसको एक प्लेइंग तरीके से पढ़ाया जाएगा। यानी आपको हंसते खेलते खिलाते हुए आपको पढ़ाया जाएगा, बच्चे को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो 2 इयर्स होगा, उसके बाद जो 2 इयर्स होगा 5 ईयर में, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 5 में से 3 इयर्स प्री प्राइमरी कहलाएगा, जिसमें यूकेजी एलकेजी होगा। और उसके बाद जो 2 इयर्स होगा उसमें से क्लास 1 और क्लास 2 होगा। क्या होगा? क्लास 1 और क्लास 2 होगा। और ये दोनों को प्लेइंग तरीके से पढ़ाया जाएगा, प्लेइंग तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब वो लागू नहीं होगा कि हर स्टेट अपना अपना सिलेबस अपना अपना तरीके से पढ़ाएगा, वो अब नहीं चलेगा। अब आपका फिक्स हो गया, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर दिया है कि आपको जो 5 इयर्स में से 3 इयर्स जो पढ़ाना है प्री प्राइमरी और 2 इयर्स 1-2 पढ़ाना है, जो उसका आपको प्लेइंग तरीके से पढ़ाना है, यानी बच्चे को खिलाते हुए और हंसाते हुए पढ़ाना है आपको। और अपना फंडा अपना लागू नहीं कर सकते हैं, किसी को आंगनबाड़ी में, किसी को कहीं। लेकिन अब होगा आपका शुरुआत का 5 इयर्स। किसी भी पेरेंट्स के लिए उनको अपने प्लेइंग स्कूल में बच्चे को भेजना ही पड़ेगा, प्लेइंग स्कूल में बच्चे को भेजना पड़ेगा। उसके बाद जो 3 इयर्स कहलाएगा, उसके बाद इसमें आइए, उसके बाद जो 3 इयर्स कहलाएगा वो मिडिल स्टेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिडिल स्टेज कहलाएगा। उसके बाद जो 3 इयर्स होगा, मिडिल से बाद में है, इसमें है। उसके बाद 3 इयर्स जो कहलाएगा, 3 इयर्स में हम लोग कहा जाएगा
3, 4, 5 क्लास आ जाएगा, 3, 4, 5 क्लास आएगा। इसमें आपको वहाँ पे 3, 4, 5 में आपको सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको सोशल साइंस में पढ़ना है, एक्सेट्रा। यानी आपको विज्ञान भी पढ़ना है, गणित भी पढ़ना है, आपको सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसमें क्या कराया जाएगा, इस 3 इयर्स में, ये 3 इयर्स में आपका इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि आपको मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, एक्सेट्रा जो भी सब्जेक्ट रहेगा उनको बताया जाएगा। उसके बाद जो ये 3 इयर्स में होगा, उसके बाद जो ये 3 इयर्स होगा वो उनका मिडिल स्टेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिडिल स्टेज कहलाएगा। और उसमें 7, 8 क्लास होगा, 7, 8 क्लास होगा। इसमें क्या होगा, 7, 8 क्लास होगा, 7, 8 क्लास होगा। और इसमें आपको अकॉर्डिंग टू कैरिकुलम यानी सिलेबस, यानी आपको एक निर्धारित कर दिया जाएगा कि आपको 7 क्लास में अगर मैथ पढ़ना है, अगर सोशल साइंस पढ़ना है या साइंस पढ़ना है, तो आपको पर्टिकुलर ये टॉपिक दिया जाएगा उनको पढ़ने के लिए कि आपको अगर सोशल साइंस में साइंस में अगर करंट है तो आपको करंट में ओम्स लॉ ही पढ़ना है, आपको अल्टरनेटिव करंट नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से उनको एक सब्जेक्ट बांट दिया जाएगा, एक कैरिकुलम बनाया जाएगा, उनको पढ़ाने के लिए बच्चे को वो 7, 8 क्लास से, यानी 7, 8 क्लास से आपको सिलेबस रेगुलर जो आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी जो सबसे अच्छी चीज जो बदलाव हुआ है वो कॉमन रूल्स है। कॉमन रूल्स क्या है, तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं, उनको अपना मन मुताबिक फी नहीं ले सकते हैं। उनको फी एक लिमिट में डिसाइड कर दिया जाएगा कि हाँ ठीक है भाई, आपका अगर रैंक स्कूल का अच्छा है या कॉलेज का रैंक अच्छा है तो उसमें आप एक लिमिट तक ही फी ले पाएंगे। आप अपने मन मुताबिक अपना मनमानी नहीं चलेगा, किसी भी स्कूल कोचिंग कॉलेज वाले को मनमानी नहीं चलेगा। ओके, और जो उसमें दूसरा जो आएगा आपका लास्ट स्टेज जो होगा, इसमें लास्ट स्टेज में 9th, 10th, 11th, 12th आएगा। 9th, 10th और 11th, 12th आएगा। लास्ट स्टेज में आपको इस 4 इयर्स में 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ाया जाएगा। और इसमें जो लास्ट स्टेज में जो सबसे अच्छी चीज इसमें है जो आपको बता दो, इसका एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज होगा। एग्जामिनेशन सिस्टम इज अ सेमेस्टर वाइज। तो सेमेस्टर वाइज का है, तो आप अगर 10th क्लास में अभी कोई भी स्टूडेंट होंगे या प्रीवियस ईयर में एग्जाम दे दिए होंगे 10th क्लास का, उसमें मतलब 1 साल के बाद वो 10th क्लास का एग्जाम दिए थे बोर्ड का। अब वैसा नहीं है, सेमेस्टर वाइज का है, तो आपको हर 6 महीने पे बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा। हर 6 महीने पे आपका बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा। और यही चीज सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छी चीज बदलाव है इसमें। जो सब बदलाव है, सबसे अगर बढ़िया बदलाव का है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक नॉलेज के व्यू से कहे तो, एक अच्छी नॉलेज गहन करने के व्यू से कहे तो सेमेस्टर वाइज बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखे होंगे, अगर आपका कोई रिलेशन में कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा होगा या कोई मेडिकल से रिलेटेड यानी टेक्निकल फील्ड में जो पढ़ाई कर रहा होगा, उनका एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है। इसका कारण आपको मालूम है? इसका कारण ये है कि बच्चा कभी भी वो बैठते नहीं, हमेशा उनका स्टडी जो होता है रनिंग में रहता है। वो ऐसा नहीं है कि वो अगर 12 इयर्स यानी 1 ईयर्स के बाद आफ्टर 1 ईयर एग्जाम होगा तो 9th मंथ वो बैठकर मजे करेगा और 2-3 मंथ्स में पढ़ाई करेगा। तो सेमेस्टर वाइज में वैसा नहीं होता है। सेमेस्टर वाइज में आपको पूरे ईयर स्टडी पीरियड में रहना पड़ता है। कारण ये है कि जब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है ना, तो उसमें आपका एक एग्जाम खत्म हुआ नहीं कि दूसरे एग्जाम का आपका डेट आ जाता है, दूसरे एग्जाम का कैरिकुलम आ जाता है कि आपका इतने तारीख से एग्जाम होगा, इतने तारीख से आपको फॉर्म फिलअप होगा। तो ये चीज़ सही है कि इसमें नहीं तो फैकल्टी को बैठने के मौका मिलता है, नहीं कोई स्टूडेंट को बैठने के मौका मिलता है। ईयरली में क्या होता था कि टीचर्स लोग की आपको हम बात करते हैं, जो भी फैकल्टी लोग थे उनको वो पूरे साल का
8 महीने 9 महीने सो के रहते थे, आराम आराम से जो मन में आया पढ़ा रहा है, आज छुट्टी कर रहे हैं, 2 4 5 दिन पढ़ाते या छोड़ रहे हैं। लेकिन जब सेमेस्टर वाइज होगा तो उनको नेसेसरी है कि हर 6 महीने पे बोर्ड का एग्जाम होगा तो उनको पढ़ाना पड़ेगा उनको। अब एक चीज़ इसमें और होता था कि जब ईयरली एग्जाम ये होता था कि जो भी एग्जाम से 1-2 महीना पहले एक्सपेक्ट जो सपोज कीजिए जो 10 ईयर्स से आफ्टर 10 ईयर्स से पढ़ा रहा है, तो 10 ईयर्स से पढ़ा रहा है वो बंदा गेस करके तो बता ही सकता है ना कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो उस प्रकार से स्टूडेंट को रटा दिया जाता था, या उनको 6 घंटा 3 घंटा क्लास चलता था, 7 घंटा 8 घंटे का क्लास चलता था। जैसे 11-12 की बात करें जो 11-12 में है, तो उनका साथ क्या होता था कि पूरे साल में लगभग 6-7 महीना कोचिंग वाले, ट्यूशन वाले, कॉलेज वाले जो भी फैकल्टी थे वो सो के रहते थे। और जब 3-4 महीना बचता था तो बच्चे को 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की क्लास होता था। अरे भाई, अगर एक स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको एग्जाम के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्री माइंड होकर तैयारी करने का उसको टाइम मिलना चाहिए, ना कि कॉलेज कोचिंग दौड़ कर। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जो स्टूडेंट को एग्जाम है उनको 1 महीने पहले सभी कोचिंग सभी कॉलेजेस बंद हो जाना चाहिए। मतलब न्यू पढ़ाना बंद होना चाहिए। उनको जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन पूर्ण रूप से उससे गाइडलाइन होना चाहिए, ना कि उनको नया चीज़ पढ़ाना देना चाहिए। तो ऐसे में माइंड डेवलप कम होता है और अच्छा मार्क्स आने की संभावना नहीं होता है। तो ये सेमेस्टर वाइज में ये होता है। सेमेस्टर वाइज में एक बेनिफिट है कि स्टूडेंट हमेशा रूलिंग में रहेंगे, हमेशा कंटिन्यू रनिंग में रहेंगे। और 6 क्लास, अब नेक्स्ट जो है हम लोग का 6 क्लास से आपका कंप्यूटर कोडिंग और इंटेंसिव एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कराया जाएगा। ये आपका नेसेसरी है। ये क्या है? आपका नेसेसरी है। इसमें आपका देखिए पहले क्या होता था, जो ननटेक वाले स्टूडेंट है, जैसे जिनको ननटेक कहे तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जो नहीं तो मेडिकल फील्ड से, नहीं तो इंजीनियरिंग फील्ड से, मतलब कोई भी स्किल से जुड़े नहीं है, सिंपल से किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिए, 10+2 कर लिए, तो उनको क्या होता था, उस 10+2 ग्रेजुएशन तो कर लेते थे लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिलता था, बेरोजगार रहते थे। अब बेरोजगार का कारण ये है कि पढ़ने लिखने के बाद भी बेगारी के काम करना, बेगारी कहे तो मजदूर का, लेबर का काम करना। इसका मेन कारण था उनके अंदर कोई स्किल, कोई हुनर नहीं होता था। स्किल कहे तो हुनर जिसको बोलते हैं हिंदी में, कोई हुनर नहीं होता था, कोई स्किल नहीं होता था, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब 6 क्लास से नेसेसरी होगा इंटर्नशिप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग और कंप्यूटर कोडिंग। कंप्यूटर कोडिंग में कहे तो इसमें आ जाएगा कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना सिखाया जाएगा। 6 क्लास से ही कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी सिंपल सी भाषा में कहे तो अब चीन की तरह हमारे इंडिया में भी 6 क्लास से छोटे छोटे बच्चे भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। और इंटर्नशिप कहे तो उसी आपका जैसे इंटर्नशिप कहे तो आपका सपोज कीजिए इसमें आपको पूरे साल में 1-2 महीने ऐसे होंगे कि आपको बिल्कुल फ्री, नहीं बुक ले जाना है, नहीं बैग ले जाना है, केवल आपको जाना है किसी नज़दीकी या आपका आपका स्कूल या कॉलेज वाले को लिंक में कोई भी रहेगा इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, जिसमें आपको दिलचस्पी हो। जैसे सपोज करो आपको प्लम्बिंग में दिलचस्पी हो, इलेक्ट्रीशियन में दिलचस्पी हो, आपको राजमिस्त्री में दिलचस्पी है, या आपको कंप्यूटर में दिलचस्पी, एक्सेट्रा बहुत सारे फील्ड है आज के डेट में। तो किसी में भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो। इसका ये बेनिफिट होगा कि कल के आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, कल को आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो आपके अंदर हुनर रहेगा, तो कहीं भी अपने हुनर से आप 2 रुपया कमा सकते हो और अपने पेट भर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बदलाव है। इस बदलाव को आपको सपोर्ट करना चाहिए, और ये सेमेस्टर वाइज वाले को। अब उसके बाद जो है आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, रिपोर्ट कार्ड कहे तो आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा, 360 डिग्री असाइनमेंट पे आपको आधारित होगा। 360 डिग्री असाइनमेंट कहे तो आपको जो आप जैसे सपोज कीजिए कि पहले क्या होता था, मैं बताता हूँ रियलिटी जो मेरे साथ बीता है, कि अगर आप जैसे सपोज करो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है ओम्स, व्हाट इज ओम्स लॉ, तो कोई बंदा इस प्रकार से लिखता है कि ओम्स लॉ वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट,
या कोई बंदा लिखता है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और उसी में कोई बंदा लिखता है ओम्स लॉ मे बी डिफाइन एज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इस प्रकार इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो उसको, उस बंदे को अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उनको 5 मार्क्स मिलता है, लेकिन जो बंदा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लिख रहा है उसको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसने बंदा तो बिल्कुल परफेक्ट जो पूछा वो सटीक आंसर दिया, तो इसमें एक एग्जामिनर लोग मार्क्स काटते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 360 डिग्री पे उनको रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, यानी 360 डिग्री का है तो उसमें कुछ तो उनका जो कॉलेज का प्रिंसिपल होगा, उनके बिहेवियर, उनके स्किल डेवलपमेंट जो होगा, खुद का पर्सनल, उस पे आधारित उनको मार्क्स दिया जाएगा। कुछ उनका जो स्कूल में कॉलेज का जो फ्रेंड होगा वो उनका मार्क्स डिसाइड करेंगे। इनको कुछ मतलब उसमें कुछ फिक्स रहेगा कि दोस्त आपका इतना मार्क्स देंगे, आपका प्रिंसिपल यानी कॉलेज के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू आपको इतना मार्क्स मिलेगा। जो एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करेगा वो इतना दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। इस प्रकार के पूरे मार्क्स को बांट दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि किसी भी आपको, वही एक बात बताया ना कि अगर इस कोड आप ओम्स लॉ नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं कटेगा, आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। अब उसके बाद आपका आते हैं, हम आते हैं हायर एजुकेशन में। देखिए अब आपका जो ग्रेजुएशन होगा, जो ग्रेजुएशन होगा वो 3 इयर्स और 4 इयर्स का होगा। 3 और 4 इयर्स का ग्रेजुएशन होगा। उसमें आपको अगर आप 3 इयर्स का कोर्स करके कंप्लीट करते हैं और आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आप डायरेक्ट 3 इयर्स करके रिसर्च में जा सकते हैं। और 4 इयर्स जो होगा, 4 ईयर में आपको 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हमको अब रिसर्च में नहीं जाना है, अब पढ़ाई नहीं करना, हमें फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आप 4 इयर्स कंप्लीट कीजिए और किसी भी इंडस्ट्री में जाके आप जॉब कीजिए और अपना फ्यूचर, अपना ग्रोथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और अच्छी चीज़ है जो हायर एजुकेशन में बदलाव होने की है। अगर आप किसी भी कारणवश 1 ईयर ग्रेजुएशन में आप पढ़ाई करते हैं और किसी कारणवश आप छोड़ देते हैं या आपका छूट जाता है 1 साल के बाद, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। क्या? 1 साल का आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप चाहें तो आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स के बाद फिर से आप ग्रेजुएशन पढ़ाई अपना आगे कंटिन्यू कर पाएंगे और आपको फिर से फर्स्ट ईयर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ अच्छी चीज़ है। और आप छोड़ देते हैं तो आपको भी सर्टिफिकेट मिलेगा और उसका वैलिड भी रहेगा, जो आज के डेट में ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल पढ़ के छोड़ देते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। और अगर आप दोबारा चाहे इसको ज्वाइन करना तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है। तो ये अब ऐसा नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ और ये है, जो स्कूल और कॉलेज को जो एफिलेटेड मिलता है जो यूनिवर्सिटी से, उनको 15 साल के लिए ही एफिलेटेड रहेगा, यानी 15 साल के लिए ही मान्यता रहेगा किसी भी स्कूल और कॉलेज के लिए। अगर उनको 15 साल में अच्छा परफॉर्मेंस उनका स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है, अच्छा प्लेसमेंट नहीं दे पा रहा है, तो उनका एफिलेटेड कैंसिल हो जाएगा, उनका मान्यता रद्द हो जाएगा। तो इससे ये चीज़ रहेगा, हम हर कॉलेज पे प्रेशर कि आपको बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छी शिक्षा देना है, तो उनका स्कूल कॉलेज रनिंग में रहेगा, नहीं तो उनका स्कूल कॉलेज का मान्यता रद्द हो जाएगा। तो उनको एक डर रहेगा, तो एक बेटर फैकल्टी, बेटर लैब, सब कुछ बेटर सेटअप करके और रखेंगे। जो भी स्कूल कॉलेज के जो चेयरमैन होंगे वो उनको अच्छा से ऑपरेट करेंगे। अभी ऐसा नहीं है, अभी उनको किसी प्रकार कोई डर, एक बार कॉलेज को मान्यता मिला ना तो उनको, उस कॉलेज वाले को कोई टेंशन नहीं होता उसका स्टूडेंट पढ़े या ना पढ़े, हमारे फैकल्टी पढ़ाए या ना पढ़ाए, तो उनको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब या गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें उनको 15 साल के ही एफिलेटेड रहेगा। 15 साल के बाद कैंसिल हो जाएगा उनका स्टूडेंट अगर डेवलपमेंट अच्छा नहीं करता है तो। और इसमें एक चीज बताना भूल गए, जो आपका 5 इयर्स होगा, 5 इयर्स और ये 3 इयर्स, एंड टोटल 8 इयर्स जो होगा, आपको जो पढ़ाया जाएगा मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, मदर लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज, और आपको नॉट इंग्लिश लैंग्वेज आपको रहेगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज आपको नेसेसरी नहीं रहेगा पढ़ना किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी में।
तो मदर लैंग्वेज क्या है, तो जो आपका सपोज कीजिए अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र में मराठी हो गया, तो आपको पूरे 8 साल तक मराठी में आप पढ़ सकेंगे, अपना लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकेंगे। या कोई अगर बिहार से बिलोंग करता है तो वो हिंदी में पढ़ सकेगा, अगर कोई गुजरात से बिलोंग करता है तो गुजराती में पढ़ सकेगा। तो इस प्रकार से जो जहां से बिलोंग करता है उनको टोटल 8 साल अपने मदर लैंग्वेज में पढ़ने की मौका मिलेगा, और नेशनल लैंग्वेज यानी हिंदी अपना जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ पाएंगे। और जो अभी जो सिचुएशन है सीबीएसई बोर्ड का, उनका कहना है कि हमारे स्टूडेंट केवल ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे। तो अब ये चीज़ खत्म हो जाएगा। ये चीज़ खत्म हुआ, बहुत ही अच्छी चीज़ हुआ, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है, मैं जो गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, अब जो हमें गांव में जो हमें समस्या जो इशू फेस करना पड़ा वो ये फेस करना पड़ा कि हम बचपन जहाँ जन्म लिए, जहाँ पैदा हुए, जहाँ थोड़ा सा बड़ा हुए, तो हमको कोई बात हमें सभी बात हिंदी में बताया गया, या जो महाराष्ट्र में पैदा लिए उनको हमेशा मराठी में बताया गया। तो क्या उनको डायरेक्टली अगर इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा तो डायरेक्टली उनको इंग्लिश कैसे समझ में आएगा, तो इंग्लिश से तो इशू होगा। तो इसीलिए जब स्टूडेंट का जो 8 साल का पीरियड होता है, जो माइंड ग्रोथ का टाइम होता है, उसमें उनको अपना मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा और नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाएगा, जो उनको हमेशा से सुनने को मिलता है जो लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। तो हर बच्चे का माइंड डेवलप होगा। जिनका पेरेंट एजुकेशन पर्सन है, जिनका पेरेंट एजुकेशन पर्सन नहीं है, उनको भी ये सब चीज़ उनके बच्चे को काफ़ी डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा। तो यही था जो आज का हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो लाइक करना ना भूले। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, फिर से एक नए लेक्चर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।